हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राजस्थान स्टडी हसलर्स। आज के इस वीडियो में हम आमेर के कछवाहा वंश को करेंगे। इससे पहले के वीडियोस में हम पाठ की शुरुआत कर चुके हैं और इसके बाद में हम बीकानेर के राठौड़ वंश को भी पढ़ चुके हैं और बाकी की जगह के जो राठौड़ थे उन्हें भी हम पढ़ चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम आमेर के कछवाहा वंश की बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आमेर के कछवाहा वंश अपनी उत्पत्ति राम के ज्येष्ठ पुत्र कुश से मानते हैं। सूर्यमल्ल मिशन के अनुसार कुर्म नामक रघुवंशी शासक की संतति होने से ये कुर्म वंशीय कहलाने लगे और साधारण भाषा में उन्हें कछवाहा कहा जाने लगा। ढूंढाड़ प्रदेश में अपना राज्य स्थापित करने के लिए कछवाहों की मीणाओं तथा बड़गुजरों से संघर्ष करना पड़ा। इनकी प्रथम राजधानी दौसा रही। इस चीज का ध्यान रखें कि जो कछवाहा थे उनकी प्रथम राजधानी दौसा थी। हम कई बार ऑप्शन में देख करके जयपुर कराते हैं जल्दी जल्दी में, लेकिन आप इस चीज का ध्यान रखें कि इनकी जो प्रथम राजधानी थी वो दौसा थी। कछवाहा प्रारंभ में चौहानों के सामंत थे। 1137 ईस्वी में दुलहराय ने बड़गुजरों को परास्त कर ढूंढाड़ में नवीन राज्य स्थापित किया। दुलहराय ने ही जमुआरामगढ़ में मीणाओं को परास्त कर उसे अपनी राजधानी बनाया। 1207 ईस्वी में कोकिल देव ने आमेर के मीणाओं को परास्त कर उसे अपनी राजधानी बनाया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, इनको भी आपको याद रखना है। इसके बाद आते हैं राजा बहारमल। राजा बहारमल 1547 से 1573 ईस्वी तक का इनका शासनकाल रहा। बहारमल बहुत ही कठिन परिस्थितियों में आमेर का शासक बना था। अपनी सत्ता के लिए उसे मजबूत सहारे की आवश्यकता थी और यह मजबूत सहारा उसे मुगल शासक अकबर के रूप में मिला। बहारमल मुगल अधीनता स्वीकार करने वाला पहला राजपूत था। अकबर जनवरी 1562 ईस्वी में अजमेर की यात्रा पर आया था। अजमेर से लौटते समय सांबर में बहारमल ने 1562 ईस्वी में अपनी पुत्री हरकूबाई, जिसे कालांतर में मरियम उज्जमानी नाम से जाना गया, का विवाह अकबर के साथ किया। जहांगीर इसी हरकुबाई का पुत्र था। इस चीज का ध्यान रखें कि जहांगीर इसी हरकाबाई का पुत्र था। 1562 ईस्वी में सांबर में ही अपने पुत्र भगवंत दास और पुत्र मानसिंह सहित इसने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। इसके बाद में भगवान दास, जिनका जो शासनकाल है वो 1573 से 1589 ईस्वी तक रहा। भगवान दास 1573 ईस्वी में आमेर की गद्दी पर बैठा। इसने सरनल के युद्ध में अपनी वीरता का परिचय दिया। यह 7 वर्ष तक पंजाब का सूबेदार रहा। इसने 1585 ईस्वी में अपनी पुत्री मानबाई का विवाह जहांगीर के साथ किया। खुसरो मानबाई व जहांगीर का पुत्र था। 1589 ईस्वी में लाहौर में भगवान दास की मृत्यु हो गई। इससे आगे मानसिंह का जो शासनकाल है वो 1589 से 1614 ईस्वी तक रहा। मानसिंह केवल 12 वर्ष की आयु में ही मुगलों की सेवा में चला गया था। इसने अकबर एवं जहांगीर, दो मुगल सम्राटों की सेवा की। अकबर के रणथंभौर अभियान में 1569 ईस्वी सुरजनहाड़ा को मुगल अधीनता स्वीकार कराने में मानसिंह ने भूमिका निभाई। गुजरात अभियान के दौरान 1573 ईस्वी में मानसिंह महाराणा प्रताप के पास संधि का दूसरा प्रस्ताव लेकर गया और 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की सेना का नेतृत्व किया। यह अकबर के नवरत्नों में सम्मिलित था। अकबर ने फरजंद यानी बेटा की उपाधि व 7000 का मनसब मानसिंह को दिया था। 1589 ईस्वी में जब यह बिहार का सूबेदार था तो इसके पिता भगवान दास की मृत्यु हो गई और 1589 ईस्वी में अकबर का ये शासक बना। मानसिंह ने 1592 ईस्वी में उड़ीसा जीतकर पहली बार उसे मुगल साम्राज्य का अंग बनाया। मानसिंह की मृत्यु 1614 ईस्वी में इलिचपुर में हुई। मानसिंह विद्वानों का आश्रयदाता था। उसके समय में मानचरित्र महाराज कोश नामक ग्रंथ रचे गए। इसी के समय मुरारीदान ने मानप्रकाश व जगन्नाथ ने मानसिंह कीर्ति मुक्तावली की रचना की। मानसिंह के समय ही रानी कंकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह की स्मृति में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया था। देखिए, ये जो क्वेश्चन है जगत शिरोमणि मंदिर का, ये एक दो एग्जामों में पूछा जा चुका है। तो आप इस चीज का ध्यान रखें कि जो जगत शिरोमणि मंदिर है उसका निर्माण किसने कराया था, तो वो मानसिंह की पत्नी जो कंकावती थी उसने अपने पुत्र जगत सिंह की स्मृति में इसका निर्माण करवाया था। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद जो सबसे प्रतापी शासकों में आते हैं वो है मिर्जा राजा जयसिंह, जिनका जो शासनकाल है वो 1621 से 1667 ईस्वी तक रहा। ये 11 वर्ष की आयु में 1621 ईस्वी में जयसिंह आमेर का शासक बना। इसे 3 मुगल सम्राटों जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब की सेना में रहने का अवसर प्राप्त हुआ। 1623 ईस्वी में इसे मलिक अंबर के विरुद्ध दक्षिण भेजा गया, जहां इसने अद्भुत साहस और वीरता का परिचय दिया। 1629 ईस्वी में इसने उत्तर पश्चिमी सीमांत में उज्बेगों के विद्रोह को दबाया। 1630 ईस्वी में जयसिंह ने खाने जहां लोदी के विद्रोह को दबाया। यह 1636 ईस्वी में
शाहजहां के साथ बीजापुर और गोलकुंडा अभियान पर दक्षिण भारत गया। इससे आगे 1637 ईस्वी में जयसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि पदवी देकर सूजा के साथ कंधार भेजा गया। उत्तराधिकार युद्ध के समय इसे सूजा के विरुद्ध भेजा गया, जहां बहादुरपुर के युद्ध 1658 में इसने सूजा को पराजित किया। उत्तराधिकार युद्ध के अंत में इसने औरंगजेब का पक्ष लिया। जयसिंह की सैनिक योग्यता और कूटनीति से प्रभावित होकर औरंगजेब ने इसे दक्षिण में मराठों के विरुद्ध भेजा। दक्षिण में जयसिंह ने अपनी कूटनीति से शिवाजी को अकेला कर दिया और पुरंदर को जीतने में सफल रहा। जयसिंह ने शिवाजी के विरुद्ध अभियान पर जाते समय कहा था कि हम शिवा को व्रत केंद्र की तरफ घेर लेंगे। जयसिंह की कुशलता का सबसे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है कि महान मराठा शासक शिवाजी को वह रोकने में सफल रहा, जिसने अफजल खां जैसे सेना नायक को पराजित किया था। अंत में शिवाजी और जयसिंह के मध्य संधि हो गई, जो पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी के नाम से जानी जाती है। पुरंदर की संधि जयसिंह की दूरदर्शिता एवं शक्ति की पराकाष्ठा थी। वह अनेक भाषाओं का ज्ञाता एवं विद्वानों का सम्मान करने वाला था। प्रसिद्ध कवि बिहारी का वह आश्रयदाता था। बिहारी ने बिहारी सस्सई नामक ग्रंथ की रचना की थी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो सवाई जयसिंह आते हैं। सवाई जयसिंह का जो शासनकाल है वो 1700 ईस्वी से 1743 ईस्वी तक रहा। 3 दिसंबर 1688 को जन्मे जयसिंह प्रथम की तुलना में वीरता और वाकपटुता को अधिक मात्रा में पाकर औरंगजेब ने इसका नाम सवाई जयसिंह कर दिया था। क्योंकि वह जयसिंह प्रथम से बढ़कर सवाया था, इसी समय से जयपुर के सभी राजा अपने नाम के पहले सवाई पद का प्रयोग करने लगे। 1700 ईस्वी में जयसिंह ने आमेर का राज्य संभाला। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद हुए उत्तराधिकार युद्ध में जयसिंह ने आजम का पक्ष लिया, मगर जजाऊ के युद्ध में मुजम की विजय रहा। अतः मुजम, जो बहादुर शाह के नाम से शासक बना, ने आमेर पहुंचकर विजय सिंह को शासक घोषित कर दिया और आमेर का नाम मोमिनाबाद रख दिया। देखिए, आमेर का नाम मोमिनाबाद जो रखा गया वो बहादुर शाह ने रखा, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। मेवाड़ की सहायता से जयसिंह ने पुनः आमेर प्राप्त कर लिया। मुगल सम्राट ने भी आमेर का शासक स्वीकार कर लिया। मुगल सम्राट ने भी इसे आमेर का शासक स्वीकार कर लिया। फर्रुखसियर ने 1713 ईस्वी में जयसिंह को मालवा का सूबेदार नियुक्त किया। जयसिंह के प्रयासों से 17 जुलाई 1734 को राजपूत राजाओं का हुडा सम्मेलन बुलाया गया, ताकि संगठित होकर मराठा का मुकाबला किया जा सके। किंतु आपसी अविश्वास यह योजना कार्य रूप न ले सकी। सवाई जयसिंह ने 1729 ईस्वी में बूंदी के मामले में हस्तक्षेप किया, जिससे मराठों को राजस्थान की आंतरिक राजनीति में हस्तक्षेप करने का अवसर मिला। जयसिंह ने मराठों एवं मुगल सम्राट में समझौता कराने के लिए मध्यस्थता की। 1743 ईस्वी में जयसिंह की मृत्यु हो गई और इसने 7 मुगल शासकों का शासनकाल देखा था। इस चीज का आप ध्यान रखें कि 7 मुगल शासकों का शासनकाल देखने वाला जो शासक है वो हमारे कौन रहे हैं? जयसिंह रहे हैं। इसके बाद में 1725 ईस्वी में सवाई जयसिंह ने नक्षत्रों की शुद्ध सारणी बनवाई और उसका नाम जीज मोहम्मद शाही रखा। उसने जयसिंह कारिका नामक ज्योतिष ग्रंथ की भी रचना करी। जयसिंह ने जयपुर, दिल्ली, मथुरा, उज्जैन और बनारस में वेधशालाएं बनाई। इन वेधशालाओं के स्थान पूछे जा चुके हैं पहले, और ये ग्रंथ भी पूछे जा चुके हैं, तो यहाँ से जो पार्ट आता है वो इंपॉर्टेंट है। जयपुर की वेधशाला सबसे बड़ी है, जिसे जंतर मंतर कहा जाता है। जुलाई 2010 में इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। जयसिंह ने एक बंगाली वास्तुशास्त्री विद्याधर से एक नगर का नक्शा बनवाकर 1727 ईस्वी में आयताकार खंडों वाले एक नगर का निर्माण किया, जो आज जयपुर के रूप में प्रसिद्ध है। यह वह अंतिम हिंदू नरेश था जिसने अश्वमेध यज्ञ संपन्न करवाया। 1734 ईस्वी में इसने जयपुर में नाहरगढ़ किले का निर्माण करवाया। इसने जयगढ़ में जयबान तोप का निर्माण करवाया। सवाई जयसिंह ने चंद्रमहल से छोड़ दिया, रानी का महल व जल महल का निर्माण करवाया। सवाई जयसिंह पहला राजपूत हिंदू शासक था जिसने सती प्रथा की रोकथाम हेतु प्रयास किए। इस चीज का भी आप ध्यान रखें कि वह पहला ऐसा शासक था जिसने सती प्रथा की रोकथाम हेतु प्रयास किए तथा विधवा विवाह को मान्यता प्रदान करने हेतु नियम बनाए। वो थे हमारे सवाई जयसिंह। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं।
आगे जैसे हम बढ़ते हैं तो हमें जैसलमेर का भाटी राजवंश अब पढ़ना है और इसके प्रतापी जो शासक हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो जैसलमेर का भाटी राजवंश स्वयं को चंद्रवंशीय यादवों से संबंधित करता है और ये अपना संबंध श्री कृष्ण से जोड़ते हैं। विजयराज के शासन काल से भाटियों का नियमित इतिहास मिलता है। विजयराज का पुत्र बोझ हुआ, वह गोरियों के विरुद्ध लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हुआ। इसका उत्तराधिकारी जैसल हुआ, जिसने जैसलमेर की नींव रखी। इसके बाद में जैसलमेर के किले का इतिहास ढाई साके के लिए प्रसिद्ध है। पहला साका जैसलमेर के शासक मूलराज के समय हुआ था, जब अलाउद्दीन खिलजी ने जैसलमेर पर आक्रमण किया था। दूसरा साका रावल दूदा के समय हुआ था, जब फिरोज शाह तुगलक ने जैसलमेर पर आक्रमण किया था। तीसरा साका अर्ध साका 1550 ईस्वी में हुआ, जब जैसलमेर के शासक लोनकरण ने कांधार के शासक अमीर अली को शरण दी थी और अमीर अली ने विश्वासघात करते हुए लोनकरण पर आक्रमण कर दिया। लोनकरण अपने साथियों के साथ लड़ता हुआ मारा गया, किंतु अंतिम रूप से भाटी विजय रहे, अतः जौहर नहीं हुआ। यह घटना अर्धसाका कही जाती है। इसके बाद में अकबर के नागौर दरबार 1570 ईस्वी में हर राय भाटी ने अकबर की अधीनता स्वीकार की तथा उसके साथ अपनी पुत्री का विवाह किया। भाटी वंश का अंतिम शासक जवाहर सिंह था। इस चीज का आप ध्यान रखें कि भाटी वंश के अंतिम शासक कौन थे, तो जवाहर सिंह जी थे। इस चीज का आप ध्यान रखें। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं तो भरतपुर का जाट राजवंश और इसके प्रतापी शासकों का हम अध्ययन करते हैं। जाट एक कृषक जाति है जिसका एक राजनीतिक शक्ति के रूप में उत्थान औरंगजेब के शासनकाल में हुआ। 1669 ईस्वी में मथुरा क्षेत्र के जाटों ने अपने नेता गोकुल के नेतृत्व में औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। गोकुल को मार दिया गया। उसके द्वारा शुरू किए गए संघर्ष को राजा राम ने जारी रखा। 1688 ईस्वी में राजा राम की मृत्यु के बाद उसके भतीजे चूड़ामन ने जाटों को नेतृत्व प्रदान किया। इसके बाद में आगे बढ़े तो चूड़ामन जाट जो 1695 से 1721 ईस्वी तक है, इनका शासनकाल। भरतपुर के स्वतंत्र जाट राज्य का संस्थापक चूड़ामन था। आप इस चीज का ध्यान रखें कि भरतपुर के जो जाट राज्य है उनका स्वतंत्र राज्य का जो संस्थापक है वो कौन थे, तो वो चूड़ामन थे। इस चीज का आप ध्यान रखें कि इंपॉर्टेंट है लाइन। इसके बाद में चूड़ामन ने मथुरा एवं आगरा के मुगल इलाकों में धावे बोलकर मुगल शक्ति को झकझोर दिया। मुगल सम्राट ने कछवाहा नरेश बिशन सिंह को चूड़ामन का दमन करने के लिए भेजा, पर उसे पूर्ण सफलता नहीं मिली। धीरे धीरे चूड़ामन ने शक्ति प्राप्त की और थून नामक स्थान पर किला बनाकर अपना राज्य स्थापित किया। इसके बाद में बदन सिंह आते हैं। 1723 ईस्वी से 1756 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा है। बदन सिंह जाट नेता चूड़ामन का उत्तराधिकारी था। जयसिंह ने इसे ब्रजराज की उपाधि एवं जागीरें प्रदान की। बदन सिंह ने डीग को अपना निवास स्थान बनाया और एक सुदृढ़ गढ़ का निर्माण कर सुंदर जलमहल बनाए और बाग बगीचे लगाए। डीग के अतिरिक्त बदन सिंह ने कुम्हेर, भरतपुर व वेर में भी दुर्गों का निर्माण करवाया था। बदन सिंह शांति प्रिय शासक था। उसने जाट कछवाहा मैत्री कर अपने राज्य का विस्तार किया। 1756 ईस्वी में डीग में उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद में आगे जो अपने आते हैं प्रतापी शासक महाराजा सूरजमल जी। सूरजमल जी का जो शासनकाल है वो 1756 ईस्वी से 1763 ईस्वी तक रहा। महाराजा सूरजमल बदन सिंह 1723 से 1756 ईस्वी का पुत्र और उत्तराधिकारी था। सूरजमल ने भरतपुर में नवीनगढ़ का निर्माण करवाकर उसे अपनी राजधानी बनवाया और इसने जयपुर के साथ मैत्री और सहयोग की नीति का अनुसरण किया। जयसिंह की मृत्यु के बाद जयपुर की गद्दी के लिए हुए उत्तराधिकार युद्ध 1743 से 1750 ईस्वी में इसने ईश्वरी सिंह के पक्ष में युद्ध किया। 1760 ईस्वी में यह अहमद शाह अब्दाली के विरुद्ध मराठों के पक्ष में लड़ने गया, मगर मराठा सेना नायक सदाशिव राव भाऊ के व्यवहार से खिन्न होकर यह भरतपुर लौट आया। पानीपत की पराजय के बाद मराठों को सूरजमल ने शरण एवं सहायता दी। 1763 ईस्वी में रूहेलों के विरुद्ध युद्ध में इसकी मृत्यु हो गई। इस युद्ध में सूरजमल का प्रतिद्वंदी नजीब खान था, जिसने सूरजमल की मृत्यु की पुख्ता पुष्टि होने पर ही विश्वास किया था। यह सूरजमल का अपने शत्रुओं के मन में खौफ का इतना बड़ा उदाहरण है कि महाराजा सूरजमल के बारे में लिखते हुए काली कारंजन कानून गो ने लिखा है कि उसमें अपनी जाति के सभी गुण, शक्ति, साहस, चतुराई, निष्ठा और कभी पराजय स्वीकार न करने वाली अदम्य भावना विद्यमान थे। इसके बाद में जो शासक आते हैं वो हमारे करौली का जो यादव वंश है वो आता है।
तो इसे हम पढ़ते हैं। करौली का राजवंश स्वयं को मथुरा के सूरसेन शाखा से संबंधित करते हुए अपना संबंध श्री कृष्ण से जोड़ता है। करौली के यादव वंश की स्थापना विजयपाल द्वारा 1040 ईस्वी में की गई। इसने बयाना भरतपुर को अपनी राजधानी बनाया। 1348 ईस्वी में अर्जुन पाल ने कल्याणपुर बसाया, जिसे वर्तमान में करौली के नाम से जाना जाता है। धर्मपाल द्वितीय ने 1650 ईस्वी में करौली को अपनी राजधानी बनाया। गोपाल पाल ने करौली में मदन मोहन मंदिर का निर्माण करवाया। तो आप ये ध्यान रखें, गोपाल पाल ने कौन से मंदिर का निर्माण कराया? तो मदन मोहन मंदिर का निर्माण कराया। इसे आप अपने नोट्स में जरूर जोड़ें। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। महाराजा हरबख्श पाल ने 9 नवंबर 1817 को अंग्रेजों से संधि कर उनकी अधीनता स्वीकार कर ली। 1852 ईस्वी में नरसिंह पाल की मृत्यु के बाद डलहौजी ने करौली का विलय कंपनी राज्य में करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से सिफारिश की, लेकिन डायरेक्टर्स ने इसकी अनुमति नहीं दी। 1.5 वर्ष तक विचार विमर्श के बाद मदन पाल 1854 से 1869 ईस्वी को करौली का शासक बनाया गया। इसके बाद में परमार वंश का हम अध्ययन करते हैं। परमार वंश जो है, परमार वंश का शाब्दिक अर्थ शत्रु को मारने वाला होता है। प्रारंभ में परमारों का शासन आबू के आसपास के क्षेत्रों तक सीमित था। प्रतिहारों की शक्ति के कम होने के उपरांत परमारों की राजनीतिक शक्ति में वृद्धि हुई। आबू के परमार वंश का संस्थापक धूमराज था। इस चीज का आप ध्यान रखें कि आबू के जो परमार वंश है उनका जो संस्थापक है वो धूमराज था, लेकिन इनकी वंशावली उत्पल राज से प्रारंभ होती है। पड़ोसी होने के कारण आबू के परमारों का गुजरात के शासकों से लगातार संघर्ष चलता रहा। गुजरात के शासक मूलराज सोलंकी से पराजित होने के कारण आबू के शासक धरणीवराह को राष्ट्रकूट धवल की शरण लेनी पड़ी, लेकिन कुछ समय बाद धरणीवराह ने आबू पर पुनः अधिकार कर लिया। विक्रमदेव का प्रपौत्र धारावर्ष, जिनका शासनकाल 1163 से 1219 ईस्वी तक रहा, धारावर्ष आबू के परमारों का शक्तिशाली शासक था। इसने मोहम्मद गोरी के विरुद्ध युद्ध में गुजरात की सेनापतित्व किया। उसने सोलंकियों की अधीनता का जुआ उतार फेंका। उसने नाडोल के चौहानों से भी अच्छे संबंध रखे। उसके पुत्र सोम सिंह के शासनकाल में तेजपाल ने आबू के देलवाड़ा गांव में लुणवशाही नामक नेमिनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। 1311 ईस्वी में लगभग नाडोल के चौहान शासक राव लुम्बा ने परमारों की राजधानी चंद्रावती पर अधिकार कर लिया और वहां चौहान प्रभुत्व की स्थापना कर दी। इसके बाद में मराठाओं का जो राजस्थान में प्रवेश हुआ उसका हम अध्ययन करते हैं। औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी के बाद मुगल साम्राज्य धीरे धीरे पतन की ओर बढ़ रहा था। इसी दौरान पेशवाओं के नेतृत्व में मराठे अपनी ताकत बढ़ा रहे थे। यद्यपि गुजरात और मालवा दोनों पर ही मराठों का प्रभाव कायम होता जा रहा था, किंतु अभी तक किसी मराठा सेना नायक ने राजपुताना में प्रवेश नहीं किया था। पर यह स्थिति अधिक दिनों तक नहीं रही। पारस्परिक ग्रह कलह के कारण राजपुताना में मराठों का प्रवेश हो गया। राजस्थान में पारस्परिक ग्रह कलह के मुख्य 3 केंद्र बन गए थे, बूंदी, जयपुर और जोधपुर। आप इस चीज का ध्यान रखें कि पारस्परिक ग्रह कलह के जो 3 केंद्र थे उनमें कौन थे? तो बूंदी था, जयपुर था और जोधपुर था। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। बूंदी का जो उत्तराधिकार का जो संघर्ष है उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। समाई जयसिंह अपनी शक्ति बढ़ाना चाहता था। उसके राज्य की सीमा पर स्थित बूंदी राज्य का राजा बुद्ध सिंह जयसिंह का बेनोई था। 1727 ईस्वी तक साले बेनोई में घनिष्ठ संबंध बने रहे, परंतु फिर अचानक दोनों के संबंध तनावपूर्ण हो गए और अंत में बिल्कुल टूट गए और दोनों एक दूसरे के विरोधी बन गए। महाराव बुद्ध सिंह जयसिंह की बहन कछवाही रानी से घृणा करने लगा और अपनी चुंडावत रानी के इशारे पर काम करने लगा। कुछ दिनों बाद बुद्ध सिंह ने कछवाही रानी से उत्पन्न पुत्र भवानी सिंह को अपना पुत्र मानने से भी इनकार कर दिया। इस पर जयसिंह का क्रोधित होना स्वाभाविक था, अतः उसने बुद्ध सिंह को सिंहासनच्युत करने का निश्चय कर लिया। जब महाराव बुद्ध सिंह किसी कारणवश अपनी राजधानी से दूर गया हुआ था तो उसकी अनुपस्थिति में जयसिंह ने अपनी सेना भेजकर बूंदी दुर्ग पर अधिकार कर लिया और करवड़ के जागीरदार हाड़ा सालिम सिंह के द्वितीय पुत्र दलेल सिंह को 1730 ईस्वी में बूंदी की गद्दी पर बिठा दिया। जयसिंह की इस कार्रवाई ने कुछ ही वर्षों बाद मराठाओं को राजपुताना की राजनीति में हस्तक्षेप करने का मौका दे दिया। 1732 ईस्वी में जयसिंह ने अपनी पुत्री कृष्णा कुमारी का विवाह दलेल सिंह के साथ कर दिया।
जयसिंह ने दलेल सिंह का रास्ता साफ करने हेतु भवानी सिंह की हत्या भी करवा दी थी। इस घटना ने कछवाई रानी को जयसिंह का विरोधी बना दिया और उसने मराठों से सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया। मराठे इस अवसर की तलाश में ही बैठे थे। अतः 18 अप्रैल 1734 ईस्वी को मल्हार राव होलकर और राणोजी सिंधिया के नेतृत्व में मराठा सेना ने बूंदी पर चढ़ाई कर दी। 4 दिन के संघर्ष के बाद 22 अप्रैल को बूंदी पर मराठों का अधिकार हो गया। बूंदी में महाराव उम्मेद सिंह, यह बुद्ध सिंह का पुत्र था। इस समय बुद्ध सिंह अफीम व शराब की मस्ती में अपना जीवन व्यतीत कर रहा था का शासन स्थापित हो गया। अपनी कृतज्ञता प्रकट करने के लिए कछवाई रानी ने होलकर को राखी बांधकर उसे अपना भाई बनाया। चूंकि उम्मेद सिंह अभी छोटा था, अतः प्रताप सिंह को शासन कार्य सौंपा गया। प्रताप सिंह दलेल सिंह का बड़ा भाई था। इसके बाद में हुडा सम्मेलन से भी प्रश्न बनते हैं, तो इनका भी अध्ययन करते हैं। हुडा सम्मेलन मालवा, गुजरात और बुंदेलखंड में मराठों को रोकने में मुगल शासन की असफलता तथा राजपूत शासकों के आंतरिक झगड़ों में मराठों के इस प्रथम हस्तक्षेप ने राजस्थान के समस्त विचारशील शासकों की आंखें खोल दी। मराठों का सफलतापूर्वक सामना कर सकने के आवश्यक उपाय सोच निकालने के लिए सवाई जयसिंह ने राजस्थान के सारे शासकों को हुडा में एकत्रित करने का प्रयास किया। 16 जुलाई 1734 ईस्वी को पूर्व निश्चित स्थान हुडा में सम्मेलन आरंभ हुआ, जिसकी अध्यक्षता मेवाड़ के नए महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने की। सम्मेलन में सवाई जयसिंह के अलावा जोधपुर का अभय सिंह, नागौर का बक्कत सिंह, बीकानेर का जोरावर सिंह, कोटा का दुर्जन साल, बूंदी का दलेल सिंह, करौली का गोपाल दास, किशनगढ़ का राज सिंह आदि छोटे बड़े नरेश उपस्थित हुए। विचार विमर्श के बाद 17 जुलाई को सभी शासकों ने एक समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए। समझौते के अनुसार सभी शासक एकता बनाए रखेंगे। एक का अपमान सभी का अपमान समझा जाएगा। कोई राज्य दूसरे राज्य के विद्रोही को अपने राज्य में शरण नहीं देगा। मराठों के विरुद्ध वर्षा ऋतु के बाद कार्रवाई आरंभ की जाएगी, जिसके लिए सभी शासक अपनी सेनाओं के साथ रामपुरा में एकत्रित होंगे और यदि कोई शासक किसी कारणवश उपस्थित होने में असमर्थ होगा तो वह अपने पुत्र अथवा भाई को भेजेगा। किंतु इस सम्मेलन की योजनाएं कहीं धरातल पर नहीं उतर पाई। प्रत्येक शासक के अपने स्वार्थ थे, इसलिए उनमें एकजुटता स्थापित होना असंभव था। हुडा सम्मेलन इस प्रकार एक असफल प्रयास साबित हुआ। जयपुर का उत्तराधिकार संघर्ष। अब जयपुर के उत्तराधिकार संघर्ष का हम अध्ययन करेंगे। 1708 ईस्वी में सवाई जयसिंह ने मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह द्वितीय की पुत्री चंद्रकुंवर बाई से विवाह किया था। विवाह से पूर्व जयसिंह ने एक इकरारनामे पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें मेवाड़ की राजकुमारी से उत्पन्न पुत्र ही, चाहे वह छोटा ही क्यों न हो, जयपुर के राजसिंहासन पर बैठने की बात कही गई थी। तत्पश्चात 1722 ईस्वी में जयसिंह की खिंची रानी सूरज कंवर से एक पुत्र ईश्वरी सिंह उत्पन्न हुआ और 1728 ईस्वी में मेवाड़ की राजकुमारी चंद्रकुंवर से एक पुत्र माधो सिंह उत्पन्न हुआ। अतः जयसिंह के बाद माधो सिंह और ईश्वरी सिंह के बीच उत्तराधिकार का संघर्ष निश्चित हो गया। सितंबर 1743 ईस्वी में सवाई जयसिंह की मृत्यु के बाद उसका ज्येष्ठ पुत्र ईश्वरी सिंह गद्दी पर बैठा, किंतु माधो सिंह ने 1708 ईस्वी के इकरारनामे के आधार पर जयपुर राज्य की गद्दी का दावा किया। इस प्रकार ईश्वरी सिंह और माधो सिंह में गृह कलह प्रारंभ हो गया। दोनों पक्षों की ओर से मराठों से सहायता प्राप्त करने के प्रयत्न आरंभ हो गए। माधो सिंह की ओर से मल्हार राव होलकर से सैनिक सहायता प्राप्त की गई और इसके बदले होलकर को 20 लाख रुपए देने का आश्वासन दिया। उधर ईश्वरी सिंह ने राणोजी सिंधिया से सहायता प्राप्त कर ली। फरवरी 1745 ईस्वी में माधो सिंह ने जयपुर पर चढ़ाई कर दी, किंतु ईश्वरी सिंह ने अपने मराठा साथियों की सहायता से माधो सिंह और उसके सहभागियों को परास्त कर खदेड़ दिया। माधो सिंह ने एक बार फिर मल्हार राव से सैनिक सहायता प्राप्त करने के लिए उन्होंने एक प्रतिनिधि को कालपी भेजा और सैनिक सहायता के लिए उसे 2 लाख रुपए देने का वचन दिया।
मल्हार राव ने अपने पुत्र खांडे राव को 1000 सवारों के साथ इन तीनों राजपूतों की सहायता करने भेजा। फलस्वरूप 1 मार्च 1747 ईस्वी को दोनों पक्षों के बीच राजमहल नामक स्थान पर पुनः भीषण युद्ध हुआ। राजमहल के इस युद्ध में ईश्वरी सिंह विजयी रहा। राजमहल के युद्ध तक पेशवा का बहुत कुछ झुकाव ईश्वरी सिंह की ओर था, किंतु राजमहल के युद्ध के बाद जब महाराणा जगत सिंह मेवाड़ का शासक की ओर से अधिक रुपया देने का लालच दिया गया, तब ऋण भार से दबे हुए पेशवा ने ईश्वरी सिंह का साथ छोड़कर माधो सिंह का पक्ष ले लिया। इसके बाद बगरू नामक स्थान पर मराठों के साथ ईश्वरी सिंह की मुठभेड़ हुई। 6 दिनों के युद्ध में ईश्वरी सिंह पराजित हुआ। यद्यपि इस घटना के समय जाट शासक सूरजमल ने ईश्वरी सिंह की तरफ से लड़ते हुए बड़े साहस का परिचय दिया था और उसे माधो सिंह को 4 परगने देने, उम्मेद सिंह को बूंदी का राज्य लौटाने तथा मराठों को भारी धनराशि देने का वादा करने को विवश होना पड़ा। इसके बाद बगरू के युद्ध अगस्त 1748 ईस्वी के बाद ईश्वरी सिंह ने जो रुपया मराठों को देने का वादा किया था वो उन्हें दे ना सका। होलकर इस धन की वसूली हेतु जयपुर की ओर बढ़ा। मार्ग में उससे जयपुर का राजदूत 2 लाख रुपए के साथ मिला, पर होलकर इस राशि से खुश न था। उसने जयपुर की ओर बढ़ना जारी रखा। जयपुर के राजदूत ने लौटकर जब ईश्वरी सिंह को यह सूचना दी तो ईश्वरी सिंह बड़ा भयभीत हुआ, क्योंकि मराठों को देने के लिए उसके पास रकम नहीं थी। तब निराश होकर 13 दिसंबर 1750 ईस्वी को ईश्वरी सिंह ने आत्महत्या कर सारे राजनीतिक जंजालों से अपने को आजाद कर लिया। अब होलकर ने माधो सिंह को बुलाकर उसे जयपुर की गद्दी पर बैठाया। माधो सिंह के गद्दी पर बैठते ही मराठों ने उसके सामने धन संबंधी अपनी लंबी चौड़ी मांग रखी। माधो सिंह मराठों को सबक सिखाना चाहता था। 10 जनवरी 1751 ईस्वी को उसे एक सुनहरा अवसर मिल गया। इस दिन लगभग 4000 मराठों ने नवनिर्मित जयपुर नगर के कलात्मक मंदिरों व बाजारों को देखने के लिए नगर में प्रवेश किया। दोपहर में माधो सिंह ने नगर के सभी द्वार बंद करवा दिए और अचानक राजपूत सैनिकों और नागरिकों ने मराठों का कत्लेआम शुरू कर दिया। राजस्थान की राजनीति में राजपूत मराठा संघर्ष की एक नई उलझन यहीं से आरंभ हुई, जो आगे चलकर इन दोनों जातियों के साथ साथ राजस्थान के लिए भी घातक सिद्ध हुई। इसके बाद में तुंगा का युद्ध। तुंगा का युद्ध जयपुर राज्य और मराठों के मध्य चोट को लेकर बार बार विवाद होता था। फलस्वरूप मराठे महादजी सिंधिया के नेतृत्व में जयपुर राज्य में लूटमार मचाया करते थे। मराठों की इन हरकतों से परेशान होकर जयपुर का तत्कालीन शासक प्रताप सिंह इनसे मुक्ति का प्रयास कर रहा था। प्रताप सिंह ने मराठों के विरुद्ध जोधपुर महाराजा विजय सिंह से गठबंधन किया तथा शिवपुर व करौली के शासकों ने भी इस संघ को सैनिक सहयोग दिया। इनके अतिरिक्त महादजी का साथी मुगल फौजदार मोहम्मद बेग हमदानी भी राजपूतों के साथ हो गया था। अतः 28 जुलाई 1787 को लालसोट के पास तुंगा नामक स्थान पर मराठों, महादजी सिंधिया और राठौड़ कछवाहा गठबंधन की सेनाओं के मध्य युद्ध हुआ। भयंकर रक्तपात के बाद भी युद्ध अनिर्णायक रहा। महादजी पीछे हट गया और राजपूत सेना का पलड़ा भारी रहा। तुंगा के युद्ध के बाद भी मराठे राजपूत राज्यों पर अपना प्रभुत्व छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। अतः मराठों व राजपूतों के मध्य 20 जून 1790 को पाटन का युद्ध हुआ, जिसमें मराठा सेना को निर्णायक विजय मिली। राजपूत सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया। जयपुर शासक प्रताप सिंह ने मराठों से मुक्ति का एक और प्रयास किया। उसने जोधपुर की सहायता से 16 अप्रैल 1800 को मालपुरा में पुनः मराठों से युद्ध किया, किंतु इस बार भी विजय मराठों के हाथ लगी। अतः जयपुर को पुनः मराठों से संधि करनी पड़ी। इसके बाद में हम आगे बढ़े तो कृष्णा कुमारी विवाद आता है। कृष्णा कुमारी विवाद मेवाड़ की राजकुमारी कृष्णा कुमारी से विवाह को लेकर जयपुर के शासक जगत सिंह और जोधपुर के शासक मान सिंह के मध्य युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई। कृष्णा कुमारी मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह की पुत्री थी, जिसकी सगाई मारवाड़ के शासक भीम सिंह के साथ तय हुई थी, किंतु विवाह से पूर्व ही भीम सिंह की मृत्यु हो गई। भीम सिंह की मृत्यु के बाद मेवाड़ के शासक भीम सिंह ने
कृष्णा कुमारी का रिश्ता जयपुर के शासक जगत सिंह के साथ तय कर दिया, पर इस रिश्ते को मारवाड़ के नए शासक मान सिंह ने मारवाड़ का अपमान माना और मान सिंह ने मेवाड़ पर आक्रमण का निश्चय किया। इस घटनाक्रम के कारण एक बार पुनः मराठों एवं अमीर खां पिंडारी को मेवाड़ व मारवाड़ की आंतरिक स्थिति में हस्तक्षेप का अवसर प्राप्त हुआ। मारवाड़ के शासक मानसिंह का पक्ष लेते हुए अमीर खां पिंडारी ने मेवाड़ में डेरा डाल दिया। अमीर खां पिंडारी ने कृष्णा कुमारी की शादी मानसिंह से करने या कृष्णा कुमारी की हत्या करने का प्रस्ताव रखा और उसकी बात नहीं मानने पर मेवाड़ को उजाड़ने की धमकी दी। अंत में मेवाड़ महाराणा भीम सिंह ने, जो अमीर खां पिंडारी से मेवाड़ की रक्षा करने में असमर्थ था और मानसिंह से कृष्णा कुमारी की शादी नहीं करना चाहता था, 21 जुलाई 1810 ईस्वी को जहर पिलाकर अपनी पुत्री की हत्या कर दी। मात्र 16 वर्षीय अपनी पुत्री की यह हत्या मेवाड़ के भीम सिंह पर ही नहीं, समस्त मेवाड़ की शान पर एक धब्बा था। राजस्थान में मराठा हस्तक्षेप का यह सबसे काला अध्याय था। इसके बाद में हम आगे बढ़े तो जोधपुर का जो उत्तराधिकारी का जो संघर्ष है उसे हम पढ़ते हैं। राजस्थान में सबसे महत्वपूर्ण उलझन जोधपुर राज्य के उत्तराधिकार के प्रश्न को लेकर उत्पन्न हुई थी। वह कई वर्षों तक चलती रही। जोधपुर के महाराजा अभय सिंह का भाई भगत सिंह अभय सिंह को गद्दी से हटाकर स्वयं जोधपुर का शासक बनना चाहता था। जून 1749 में अभय सिंह की मृत्यु के बाद उसका पुत्र राम सिंह जोधपुर की गद्दी पर बैठा। नवंबर 1750 ईस्वी में भगत सिंह ने राम सिंह को परास्त कर उससे जोधपुर की गद्दी हत्या ली। राम सिंह भागकर जयपुर आया और मान सिंह से शरण प्राप्त कर मराठों से सहायता प्राप्त करने का प्रयास करने लगा। 1752 ईस्वी में जब भगत सिंह ने अजमेर पर अधिकार कर लिया, तब उसका विरोध करने के लिए मराठों को एक नया कारण मिल गया, क्योंकि मराठे स्वयं अजमेर पर अधिकार करना चाहते थे। 21 सितंबर 1752 को भगत सिंह की मृत्यु हो गई। तब उसका पुत्र विजय सिंह जोधपुर की गद्दी पर बैठा। उधर राम सिंह जोधपुर की गद्दी प्राप्त करने हेतु मराठों से सहायता प्राप्त करने का प्रयास कर रहा था। अतः जून 1753 ईस्वी में रघुनाथ राव ने राम सिंह को पुनः जोधपुर की गद्दी पर बैठाने के लिए जयप्पा सिंधिया को जोधपुर पर आक्रमण करने भेजा। 15 सितंबर 1753 ईस्वी को मेड़ता के पास दोनों पक्षों में भीषण युद्ध हुआ, जिसमें विजय सिंह परास्त होकर नागौर की तरफ भागा और नागौर दुर्ग में शरण ली। विजय सिंह मराठों से लंबे समय तक मुकाबले की स्थिति में न था। वह उनसे संधि करने को विवश हो गया। फरवरी 1756 में इनके बीच संधि हुई। इस संधि की शर्तें इस प्रकार थी। अजमेर और गढ़बीठली, जो तारागढ़ के नाम से जाना जाता है, मराठों के अधिकार में रहेंगे। दूसरा, जालोर सहित आधा मारवाड़, जिसमें सांबर, मारोट, सोजत, परबतसर और केकड़ी के 84 गांव सम्मिलित थे, पर राम सिंह का अधिकार मान लिया गया और जोधपुर, नागौर तथा मेड़ता पर विजय सिंह का प्रभुत्व मान लिया गया। विजय सिंह ने युद्ध की क्षतिपूर्ति के रूप में 50 लाख रुपए मराठों को देना स्वीकार किया, जिसमें 25 लाख प्रथम वर्ष और शेष राशि आगामी 2 वर्षों में 2 किस्तों में देनी थी। राम सिंह ने अपनी सहायता के बदले मराठों को 5 लाख रुपए देना स्वीकार कर लिया और जोधपुर राज्य 1.5 लाख रुपए वार्षिक कर के रूप में मराठों को देगा। राम सिंह द्वारा विजय सिंह की सीमा का अतिक्रमण करने पर विजय सिंह सैनिक कार्यवाही के लिए स्वतंत्र था। राजस्थान के उपयुक्त प्रमुख राज्यों के साथ साथ लगभग सभी राज्यों में मराठों का प्रवेश और उनका हस्तक्षेप आरंभ हो गया था। केवल बीकानेर और जैसलमेर ऐसे राज्य थे जो मराठों की लूटमार से बचे रहे। शेष संपूर्ण राजस्थान पर धीरे धीरे मराठों का वर्चस्व स्थापित हो गया। आगे चलकर मराठों के सहयोगी रहे पिंडारियों ने भी अपने स्वतंत्र दल संगठित कर राजस्थान में लूटमार आरंभ कर दी। राजस्थान के राज्य कभी भी अधिक संपन्न न रहे और अब तो उनकी आर्थिक दशा अत्यंत खराब हो गई थी। यह हमारा पहला पार्ट यहीं समाप्त होता है। इसके बाद में हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में दूसरे पार्ट को लेकर के। तो तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।